नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं अभी बहुत सारी वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई है और सभी उस वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोई भी एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करें। सभी के मन में बहुत सारी बातें रहती है, कोई तुक्के लगाना जानता है कि कैसे तुक्के लगाए, बहुत सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट एमसीक्यू को लेकर रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान जाएंगे कि तुक्का लगाना है तो कब लगाना है, तुक्का लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या तुक्का लगाना सही है और तुक्का कौन लगा सकता है। हम सभी इन पॉइंट से बात करेंगे और एग्जाम हॉल में जाने के बाद पहले और बाद में क्या करना चाहिए आपको, जिससे आप हर एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाए। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा तुक्का लगाना बिल्कुल सही है, ये सब कुछ मेरे ओपिनियन है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, किसी की बातें सुन के हैं, किसी और के एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं उनके बारे में जानकर है। तो ये सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, कोई मेरे ओपिनियन से खुश हो सकता है, उसको बहुत हेल्प मिल सकती है, और किसी को ये चीजें गलत भी लग सकती है। तो ये पर्सनल थिंग्स है, इसको एकदम वो मत लीजिएगा आप कि इससे ही सब कुछ मुझे एग्जाम निकालना है। चलिए, तो हम अब बात करेंगे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें। मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगा, मतलब स्टोरी बताऊंगा मैं आप सभी को। स्टोरी इन द सेंस एक अपन एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ऐसा है कि अभी आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का मौसम बोले, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, इसमें सभी लोग क्रिकेट देख रहे होंगे। अब क्रिकेट में कैसे तुक्के लगते हैं मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहली बात करते हैं अपन क्रिकेट की। एक ग्राउंड है, यहां पर दो टीमें मैच खेल रही है। कोई भी दो टीम अपन बात कर लेते हैं, किसी भी दो टीम का अज्यूम कर लीजिए, वो मैच खेल रही है। लेट्स ए टीम एंड बी टीम। अब यहां पर दोनों टीम के पास 11 खिलाड़ी है, दोनों टीम के पास 11 खिलाड़ी है, और दोनों टीम के पास अपनी खुद की इच्छा है कि मुझे कौन सा प्लेयर खिलाना है। यहां पर कोई प्रेशर नहीं होता कि मुझे कितने बॉलर के साथ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही बॉलर के साथ उतरना है, इतने ही बैट्समैन के साथ उतरना है। ये अपनी इच्छा होती है, कप्तान की इच्छा होती है, कैप्टन की। एक कैप्टन है, एक कैप्टन ए टीम का है, एक कैप्टन बी टीम का है। दोनों ने अपनी अपनी टीम बनाई। एक ने 6 बैट्समैन खिलाए और 5 बॉलर खिलाए, एक ने 5 बैट्समैन खिलाए, एक ने और 6 बॉलर खिलाए। अब ये इन दोनों टीम की इच्छा है अपनी कि भैया मेरे को इतने ही बॉलर के साथ उतरना है, मेरे को इतने बैट्समैन के साथ उतरना है। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये बैटिंग में बहुत रन बना देंगे और ये बैटिंग में रन कम बना पाएंगे? क्या ऐसा कहीं भी है? अब यहां पर तुक्का कैसा लगता है? हो सकता है आपके 6 बैट्समैन चल जाए, हो सकता है आपके 6 बैट्समैन बहुत जल्दी ग्राउंड से चले, बैटिंग कर ही ना पाए और जल्दी जल्दी आउट होके टीम को ऐसे मौके पे छोड़ जाए जहां टीम हारने की स्थिति में आ जाए। या हो सकता है आपके 5 बैट्समैन उन 6 बैट्समैन से ज्यादा मजबूत निकल जाए और वो चल जाए। तो ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऐसे ही अपन एमसीक्यू में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। अब क्या होता है, जब जैसे ही आपने उतारा तो भैया एक कप्तान ए ने अपनी टीम उतारी, उसके सब बैट्समैन आउट होते गए, जल्दी जल्दी कम स्कोर पे आउट हो गए। अब आपको इन 5 बॉलर, अब जो बॉलर है उनको बैटिंग नहीं आती, कोई बॉलर होता है जो अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन क्या उस दिन वो बॉलर चल जाएगा? ये एक तुक्का होता है। तो वो एक तुक्का बिठाता है कि नहीं यार, क्योंकि वो तुक्का नहीं बिठा रहा है, उससे पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है कि कौन इस समय क्या काम कर पाएगा। समझ में आ रहा? आप उस बात को ध्यान से पकड़िए कि उसका हिस्सा है, वो टीम का हिस्सा है, तो उसे पता है कि वो इंसान क्या काम कर पाएगा उस जगह पे। तो वो एक अनुमानित, मतलब उसे वो मेथड लगाता है, उस मेथड से वो कुछ प्लेयर्स को अलग करता है कि नहीं ये प्लेयर इस समय नहीं चलेंगे, ये प्लेयर को आगे भेजना चाहिए, चल जाएगा। तो ये तुक्का होता है उसका। तो उसने सोच समझ कर एक तुक्का लगाता है कि नहीं इस समय पे ये बैट्समैन चलेगा, और वो अपनी बैटिंग पे उस बैट्समैन को उतारता है। हो सकता है वो बॉलर 100% रन बना जाए और वो आपका मैच पूरा बदल दे। तो ये एक तुक्का है। ऐसे ही एमसीक्यूज में जो तुक्का लगाने वाला बोलते हैं कि भैया तुक्का लगाना, वो भी तुक्का ऐसे ही लगता है, आपको पता होना चाहिए। तुक्के को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, या मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको सिर्फ तुक्के के बलबूते पे जाकर पेपर निकालने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो
अब अपन बात करेंगे कि आप कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, पेपर में आपके क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो, पेपर निकालने वाला जो इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं या तो एक्सपीरियंस हो जाता है, एक इतनी एग्जाम दे चुका होता है, या एक तो वो इतना फर्स्ट टाइम भी है पेपर देने वाला, तो उसने इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रखी होती है, इतनी अच्छे से तैयारी कर रखी होती है कि वो पेपर एक बार में निकाल देता है। अब देखो, अब पेपर निकालने का जो मेन तरीका होता है, पहली बात मैं आपको सब बता दूं कि हमेशा मेहनत करने से ही आप तुक्का भी सही लगा पाओगे। मेहनत यदि आपके उस सब्जेक्ट में है तो उस सब्जेक्ट में आपका तुक्का भी सही जा सकता है, इसकी पूरी गारंटी रहती है। यदि आपको वो सब्जेक्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सकता, बहुत ही कम चांसेस है कि वो तुक्का भी आपका सही बैठे। ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अब अपन बात करते हैं कैसे किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। अब वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ मैंने बी पॉजिटिव। यहां पर जो बी पॉजिटिव का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम हॉल में घुसने के पहले ही ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, मैंने इतनी तैयारी नहीं कर पाया हूं, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। यार एक बात बताओ, आपने तैयारी करी है, कुछ मेहनत करी है, यदि आपकी मेहनत में वो ईमानदारी थी, भले ही वो थोड़ी मेहनत थी, लेकिन उस थोड़ी मेहनत में भी आपकी ईमानदारी उस समय थी, तो हो सकता है आपने सिर्फ जितना पढ़ा है उसमें से ही पेपर में बैठ जाए और वो आपका तुक्का एग्जैक्ट सही बैठ जाए कि मैंने जो पढ़ा था सिर्फ वही, उसी से क्वेश्चन बन के आ गए और मेरे पूरे क्वेश्चन सही हो गए। और एक बच्चे ने भले ही बहुत समय तक मेहनत करी, लेकिन वो चीजें नहीं पढ़ पाया जो उस एग्जाम में आने वाली है, और उसका पेपर बिगड़ गया और आपका पेपर एकदम सही चला गया। तो यहां पर खेल होता है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी, क्योंकि यदि यहां पर आप नेगेटिव हो गए एग्जाम में हॉल में घुसने से पहले कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो आपका डेफिनेटली ये चांसेस बन जाते हैं कि आपका नहीं होगा। इसका रीजन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपने एक कहानी सुनी होगी या द सीक्रेट नाम की एक बुक भी है इसके ऊपर, कि आप जैसा जैसा सोचते हो आपके साथ वैसा वैसा होने लग जाता है। आप जैसा जैसा अंदर धारणा करने लग जाते हैं, आपके साथ वही धारणा होने लगती है, वो चीजें आपको दिखने लगती है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, आप किसी के बारे में एक जैसा सोचते जा रहे कि ऐसा होगा, ये आदमी यहाँ आएगा और अचानक से वो आदमी वहां प्रकट होगा और बोले तो अभी सोच ही रहा था और ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हम पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करते हैं, हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। आप कितना पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है बी पॉजिटिव। कभी भी मन में ये ना लाना कि मेरा नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होके अंदर हॉल में एंट्री करो कि मेरा हो जाएगा, आज का पेपर इजी आएगा और मेरा हो जाएगा, आज का पेपर इजी आएगा और मेरा हो जाएगा और आपका होगा। तो आपका एमसीक्यू निकालने का पहला स्टेप तो आपको पता हो गया, बी पॉजिटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है तो आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। वहां पर चूज द करेक्ट आंसर में आप करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस उस समय पॉजिटिव वर्क कर रही है, आप नेगेटिव की ओर नहीं बढ़ रहे। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। अब नेवर फॉलो द सीक्वेंस, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है 1 नंबर से 100 नंबर तक यदि क्वेश्चन आए तो वो स्टार्ट करते थे 1 सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन टफ है उसमें भी टाइम देना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उसी समय, और अपना समय बिगाड़ते जाते हैं वो उन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन उन्हें आ ही नहीं रहे। तो सीक्वेंस आपको 1 से 100 तक की कभी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, या 100 से 1 तक की कभी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो ये होती है कि आप सबसे पहले अपने पेपर को, जो थर्ड स्टेप लिखी हुई है मैंने, अटेम्प्ट द पेपर इन स्टेजेस, इसका मतलब क्या होता है, पेपर को स्टेजेस में सॉल्व करना है आपको। आपके खुद के पेपर के खुद के स्टेज बनाना है। कैसे स्टेज बनाओगे आप मैं बताता हूं। लेट्स से 100 नंबर का पेपर है, आपने पेपर को स्टार्टिंग में कम से कम 15 से 20 मिनट उस पेपर को पूरा देखना है। उसमें से आपको फर्स्ट से लेकर 100 तक के कुछ ऐसे 40 से 45 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन, जो भी आप बोल लो, ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते से बन रहे होंगे। मतलब आप में को उसमें समय देना ही नहीं पड़ेगा और वो क्वेश्चन आप टिक करते जाओगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाना है। आपको 3 स्टेज में लगभग पेपर को डिवाइड कर लेना है। एक सबसे पहले सबसे सिंपल स्टेज जो आपको पता है, सेकंड सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको आते हैं, सेकंड जिसमें आपको डाउट है, थर्ड जो आपको कुछ भी नहीं आ रहे वो क्वेश्चन। पहला स्टेप होता है वो क्वेश्चन जो आपको 1001% आपका सही है, मतलब वो आपको आते ही आते हैं। सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेज में आपको जो तोड़ना है वो जिसमें डाउट है, जिसमें आप सॉल्व करोगे तो सही आंसर ले आओगे। थर्ड स्टेज होती है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, उन जितने क्वेश्चन बचे इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपको सॉल्व कैसे करना, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको पूरे आते हैं, मतलब 101% वो आपके सही होंगे। सेकंड स्टेज आपको डाउट है, जिसको सॉल्व करोगे तो सही आंसर ले आओगे। और थर्ड स्टेज
कौन सी स्टेज है थर्ड स्टेज? जिसमें आपको कुछ नहीं आता, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, या आप कंफ्यूज इतने ज्यादा हो कि उसमें से आप ऑप्शंस को समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये 3 स्टेज होती है पेपर को सॉल्व करने की, एमसीक्यूज को सही ढंग से अटेम्प्ट करने की। तो ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। चौथी स्टेज लिखी हुई रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज एंड फैक्ट। आपको मैक्सिमम वैल्यूज याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स, जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्यूब्स आपको याद होना चाहिए, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज से जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्ट लगते हैं, आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो फैक्ट आपको पहले से सबसे ज्यादा फैक्ट्स और इन पे पहले काम करना चाहिए। आपको जितने फैक्ट्स है जो कभी बदल नहीं सकते उनको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको कभी समय नहीं देते, उनको तो बस आपको देख के टिक करना होता है, उसमें आपको समय बिल्कुल नहीं देना। तो ये फैक्ट्स और वैल्यूज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनको अच्छे से आपको एक समय लेकर प्रैक्टिस कर करके उनको याद कर लेना चाहिए। अब फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आप कभी सही आंसर नहीं लगा सकते, वो है प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? जो आपने अभी तक पढ़ा है। आपको प्रैक्टिस ही सब कुछ बनाएगी। आपको तुक्का लगाना भी प्रैक्टिस सिखाएगी, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी तो प्रैक्टिस सिखाएगी। किस क्वेश्चन को किस समय छोड़ना है, किस क्वेश्चन को किस समय पकड़ के सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को देखते से सॉल्व करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होता है। एक पेपर निकालने वाला व्यक्ति और एक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। पेपर निकालने वाला व्यक्ति को अप्रोच आता है कि उसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन तक पहुंचना है। और एक पढ़ाई करने वाला व्यक्ति मेहनत बहुत करता है लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि मुझे पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो किसी न किसी क्वेश्चन में अटक के अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देता है। तो आपके पास राइट अप्रोच होना चाहिए एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब वो अप्रोच कैसी होगी कि आपको पता होना चाहिए मुझे किस समय किस क्वेश्चन को करना है और किस समय किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है और वो पेपर को एक ही क्वेश्चन में अपना टाइम बर्बाद करके अपना पेपर बहुत सारा छोड़ देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये कैसे आएगा? ये जो आपका है ये कैसे आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस से। ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा प्रैक्टिस करने से। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर पेपर की, एमसीक्यूज इतने एमसीक्यूज लगाओ कि आपको एग्जाम में हो तो आधे से ज्यादा एमसीक्यूज तो आपके लगाए हुए आपको सामने दिख जाए। तो आपको ये 40 का रेशियो 50 तक पहुंच सकता है, 60 तक पहुंच सकता है। 60 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखते से बन जाएंगे, तो आपका समय यही बच जाता है। तो ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस सिर्फ पढ़ना, थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन उन्हीं थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस में लाना, एमसीक्यूज लगा के उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप दिमाग में उतार लो बिल्कुल अच्छे से। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। यदि आपका +1 और -0 या फिर पॉजिटिव जो भी हो -0 है, यदि -0 वैल्यू है आपके इसमें नंबर में मार्किंग स्कीम जो है वो -0 है, तो आपको तो अटेम्प्ट तो पूरे क्वेश्चन करके आना है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। लेकिन यदि यहाँ नेगेटिव है तो कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा कि नेगेटिव क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही ना करें, लेकिन वो कौन से नेगेटिव क्वेश्चन, मतलब आप वो कौन से डाउटफुल क्वेश्चन होंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आप अटेम्प्ट करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली? अब मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि इनमें से कौन सा हिस्सा इसका नहीं है। लेट से कोई सा भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, यहां पर कई बार क्या होता है नहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में, और आप इस नहीं को ध्यान से उतार देते हैं, आप आंसर ढूंढ लेते हैं जिसमें हाँ हो। मतलब यदि 3 ऑप्शन आपकी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन में आप नहीं को नोटिस ही नहीं करते हो प्रॉपर्ली, क्योंकि आपको उनको आंसर पता है, आपको पहले इस क्वेश्चन का पता है कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है करके मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि यार ये शिवपुरी, लेट से शिवपुरी यहाँ पर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, तो आपने शिवपुरी को डायरेक्ट आंसर लगा दिया। आपने 3 ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत बार गलत होता है, बच्चे इस चीज को बहुत गलत पढ़ते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन वाकई में क्या पूछ रहा है आपसे। फिर ये होती है सिली मिस्टेक, बच्चे बोलते अरे यार मैंने तो पढ़ा ये था लेकिन कर ये दिया।
मैंने गलत पढ़ लिया। अब ये सिली मिस्टेक आपसे करवाई जाती है कंफ्यूज करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ये आपकी कई रैंक पीछे कर देगा ऐसी मिस्टेक्स आपकी। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अब 8वां जो पॉइंट लिखा हुआ मैंने, नेवर अज्यूम एनी पैटर्न, इसका मतलब क्या? नेवर अज्यूम एनी पैटर्न का मतलब होता है कोई भी पैटर्न ना पकड़े। यदि आपको तुक्का लगाना है, बच्चों को देखा है मैंने कि एक जैसा पकड़ लेते, बी 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 सी 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 डी डी डी, ये आपको नहीं करना है। या फिर ए बी सी डी डी ए बी सी, ये ऐसे करके पूरा पैटर्न पकड़ लेते हैं और पूरा गलत कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको सोच समझ के चीजें करना है। अपन इस पे बात करेंगे अपन। अब ये जो 2 बात है, ये है पूरी तुक्का लगाने की बात। अब मैं मेन पॉइंट पे आऊंगा कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप कैसे तुक्का लगा सकते हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ऑप्शंस टफ होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन टफ होते हैं, ऑप्शन को घुमा फिरा के बनाया जाता है ताकि आप देख के भी उस ऑप्शन का सही पता ना लगा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होता है चीजें, लेकिन ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, और वो कंफ्यूज करना ही तो ऑप्शन का काम होता है। यदि ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आपने पढ़ा तो था, लेकिन आप 5 और 6 में कंफ्यूज हो गए कि 5 था या 6 था, तो आप कंफ्यूज हो गए। आपको पता है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पर। तो कंफ्यूज करना ही ऑप्शन का काम होता है, इसलिए ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए तुक्का लगाना भी कंफ्यूजन होता है। तुक्का भगवान का नाम लेके ए करके नहीं लगाया जाता है, ऐसे में आप अपने मार्क्स और गिरा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, आपका तुक्का भी वेस्ट चले जाएगा। इससे कोई पैटर्न, ऐसा कोई भी फैकल्टी या जो भी पेपर सेट कर रहा है आपका एग्जामिनर, वो कभी भी ये देख के पेपर सेट नहीं करता कि उसने कौन से ऑप्शन पे क्या लगाया, उसने ए पैटर्न बनाया है या मैक्सिमम पूरे पेपर में सी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, उसको नहीं पता, उसने पेपर बना दिया है, उसने अपने अपने हिसाब से ऑप्शन सही कहीं भी डाल दी है, वो खुद भूल चुका होता है कि मैंने ए में सही लगाया था, बी में लगाया था, उसने सही टिक कर दिया। हो सकता है उसके ए सही हो या बी सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पूरे पेपर में सिर्फ बी ऑप्शन सही दे रखा होगा या सी ऑप्शन सही दे रखा होगा। तो इसलिए कभी भी पैटर्न अज्यूम नहीं करना है। अब अपन बात करेंगे तुक्के कैसे लगाए। भैया तुक्के कैसे लगा? सबसे पहले तो नाम ही तुक्का है। तो जब तुक्का नाम है तो तुक्का ही मतलब आप पेपर में कोई पेपर अपने फ्यूचर से आप जुआ खेलने नहीं जा रहे। पहली बात तो कि आपने बिना पढ़े सोचा तुक्का लगा दूंगा मैं पास हो जाऊंगा, मतलब एग्जाम देने जाना है, एग्जाम का फॉर्म भर दिया है, पता कुछ नहीं है, वहां जाऊंगा एमसीक्यूज दिखेंगे, तुक्के लगा के आ जाऊंगा, हो सकता है मेरे तुक्के में पूरे से पूरे नंबर आ जाए। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुक्का भी वो लगा सकता है जिसने उस चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हो, जिसने उस चीज के लिए मेहनत करी हो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता होती है चीजें। जिसको कुछ ना कुछ पता होता है ना, वही लोग तुक्का लगा सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत वीडियो देखे सिर्फ जो तुक्का लगाना सिखा रहे, बोले बी ऑप्शन लगा दीजिए आपका पेपर बहुत हद तक सही हो जाएगा। यार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुक्का सिर्फ वो लगा सकता है जिसने पढ़ाई की है, उस चीज के लिए मेहनत की है, जिसने अपना समय उस पेपर के लिए दिया है, तो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है उस पेपर के लिए, कहीं ना कहीं उसने पढ़ रखी है वो चीज, लेकिन वो कंफ्यूज है। तो कंफ्यूजन के समय तुक्का लगाया जाता है, ना कि उस समय तुक्का लगाया जाता है कि आपको कुछ ना पता हो, बस आपको कुछ भी मारना है, वो मार दीजिए। यदि कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 स्टेजेस में पेपर डिवाइड करना बताया था, लास्ट में जो क्वेश्चन बचते हैं आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं या आपको डाउट है, तो आपको क्या करना है। अब अपन सबसे पहले कुछ चीजें देखेंगे। अब तुक्का लगाने के अपन मेथड सीखेंगे कि किस किस मेथड से आप तुक्का लगाए। चलिए, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आपके पास 3 स्टेजेस में आपने पेपर डिवाइड कर दिया। जो क्वेश्चन आपको आते थे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो कि वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेज में अपन ने पेपर को तोड़ा था, जिसमें आपको डाउट है कि कैसे आप उन डाउटफुल क्वेश्चंस को आपको सही करना है। आपको किसी ऑप्शन में डाउट है या उस क्वेश्चन को करने में समय लगेगा, तो आपने उसको सेकंड स्टेज में रखा था। तो फिर अपन ने उसको सॉल्व किया और सही आंसर निकाला। अब अपने जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे वो आपके हिसाब से पूरे 100% सही है, मतलब आपने 50% या 60% पेपर को अटेम्प्ट कर दिया है, जो आपके हिसाब से, जो आपके एकदम ज्ञान के अनुसार बिल्कुल सही है। अब बचते हैं अपने 40% क्वेश्चन। अब जब 40% क्वेश्चन बचते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं आता। लेट से आपको इन क्वेश्चंस के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन आंसर बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि यही आंसर होगा इसका। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं।
लेट से आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। अब आपके पास इन 40% क्वेश्चन में ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, या फिर अपन लेट से कोई एग्जाम दे रहे हो जहां 5 ऑप्शन हो, तो सबसे पहले आपके पास चांस बनता है कि आप इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन रिमूव कर दे, एलिमिनेट कर दे। इसी को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे तब जाके आपकी 33% सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब आपने 4 में से एक ऑप्शन को हटा दिया। यदि एक ऑप्शन को हटा दिया तो आपके 33% उस आंसर के सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपको एक का तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, लेकिन फिर भी आपने एक हटा दिया ना। एक हटा दिया मतलब आपके 33% दिया। आप चाहोगे तो आपको 3 में से एक तुक्का मारना है। पहले 4 में से एक तुक्का मारना था, अब 3 में से एक तुक्का मारना है। तो अब आपको करना क्या होता है, ट्राई करो कि आप दूसरा भी एलिमिनेट कर पाओ, कि यार आप बिल्कुल श्योर हो कि नहीं ये कैसे होता है, एलिमिनेट कैसे होता है। आप बच्चों को बता तो दिया एलिमिनेट करना है, कैसे होगा एलिमिनेट। आप कैसे किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो आपके कॉन्सेप्ट से। यदि आपने उस चीज के लिए मेहनत कर रखी है, आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है, आपको हिस्ट्री का पूरा ट्री बना हुआ पता है कि कैसे कैसे कौन कहां से आया था, किस समय कौन से महाराज का साम्राज्य था, किस समय कहां पर कौन था, तो कहीं ना कहीं से आप उस ऑप्शंस तक पहुंच जाओगे जो सही है। लेकिन आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, 4 ऑप्शन के नाम ही नहीं पता है आपको, तो भैया फिर तो कहीं से कहीं तक वो सही कर नहीं पाओगे। फिर तो बस ये है कि आपने जो मार दिया, गलती से लग गया, बिल्कुल 0% चांस है आप उसके सही कर दोगे, लेकिन फिर भी 1% चांस होता है, सिर्फ 1% चांस में आप उसको तुक्का मार, आपकी किस्मत चल गई तो वो लग गया सही। और यदि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास सही ऑप्शन यदि मल्टीपल है तो आप तुक्का तो कभी नहीं मार सकते। तो मल्टीपल ऑप्शन में कभी तुक्के नहीं लगते, सिर्फ जो सिंगल राइट ऑप्शन होता है उसी में आपको तुक्का लगाना है। यदि आपके नेगेटिव 0 है तो ही आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव 0 नहीं है तो फिर बहुत सोच समझ के आपको एमसीक्यूज को हल करना है। अब जो 40% में से आपका जो आपने ऑप्शन ए था उसको हटा दिया, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी भी आपने हटा दिया। यदि आपने ऑप्शन सी हटा दिया तो आपके पास 50% चांस बन जाएंगे उस क्वेश्चन को सही करने के, क्योंकि आपके सिर्फ 2 में से ही आपको आंसर सही सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपका एक और चांस बनता है कि आप 2 में से एक सही मार दे तो आपका सही हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहती है कि आपको कुछ न कुछ उस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि आप उस ऑप्शन में से ये निकाल पाए कि नहीं ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये होता है कॉन्सेंट्रेशन से, आपके भी वहां पर पॉजिटिव रहने से। यदि आप वहां पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति ज्यादा काम करेगी। यदि आप घबरा के नेगेटिव हो गए तो फिर आप कुछ नहीं पता रहेगा, वहां आप भूलते जाएंगे, चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। अब आपका एक और वैसे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं जिसमें आप तुक्का लगाने की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको तुक्का इसलिए लगाना होता है, आपको पता तो है लेकिन आप बिल्कुल भूल चुके हैं, आपके उस माइंड से हट चुका है, वो आपके वो माइंड में नहीं आ रहा, तो आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। दूसरे क्वेश्चन करते करते हो सकता है आपको कहीं ना कहीं उससे उन ऑप्शंस को देख के कुछ याद आ जाए और आप उस दूसरे पीछे प्रीवियस जो आपको क्वेश्चन किया था उसको सही कर दे। देखो कुछ ना कुछ एक काम करो, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो वहां पर कुछ यूनिट्स पूछी जाती है, किसी की ऐसा यूनिट पूछी जाती है, तो कई बार क्या होता है बच्चे बिल्कुल दिमाग में नहीं ला पाते, तो आप पेपर पूरा सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को कुछ अटेम्प्ट नहीं करना आपको। अब आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है, कई बार क्या होता है पूरे पेपर में ही आपका वो आंसर होता है, आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जो उसका आंसर बयां कर देगा। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन गया था ऐसा यूनिट वाला, हो सकता है वो ऐसा यूनिट कहीं लिखी हो कि ऐसा यूनिट इसकी है, क्वेश्चन में दी हुई हो और आपका आंसर वहां से बैठ जाए। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जाओ, पॉजिटिव रहो, आखिरी तक पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जब तक आपको पॉजिटिव ही रहना। यदि पॉजिटिव से हट गए, आपने दिमाग कहीं और घुमा दिया अपना, तो फिर क्वेश्चन में आप कोई एमसीक्यू ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको तुक्का इसी बेस पे लगाना है कि आपको उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करते आ रहे हो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। नेवर अज्यूम एनी पैटर्न का मैंने बता दिया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यदि आप पैटर्न फॉलो करने लग गए तो फिर आपके ऑप्शंस गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहली बात, हम तुक्के को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो आप मान के चलिए। मेहनत करिए, मेहनत करोगे ना तो ही तुक्का भी सही बिठा पाओगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता होगा। अब
ऐसा भी आपको नहीं सोचना है कि बी ऑप्शन ही अधिकतर सही होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कुछ नहीं बोल सकते हैं किसने पेपर सेट करा है। हो सकता है कोई और पेपर सेट करने वाला जिसको सी ऑप्शन बहुत पसंद है, उसने सी ऑप्शन लगा रखा और आप बी के भरोसे जा रहे हो सकता है उसने डी ऑप्शन ज्यादा सही दे रखे हो। तो ये तो कहीं मेंशन नहीं है ना यार। आपके पास आपकी गेंद में 4 बॉल है आपके हाथ में, अलग अलग कलर की, आपका जो मन होगा वो फेंक दोगे आप। जरूर थोड़ी दिमाग लगाओगे कि मेरे को यही गेंद फेंकना। और यदि आपने आपके दिमाग में सोच रखा कि मेरे को रेड गेंद फेंकना, आपके पड़ोस वाले को थोड़ी पता है कि आपने कौन सी गेंद पहले फेंकने का फैसला लिया। तो यही ध्यान रखना है। अब अपन एक बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बहुत सरल होते हैं। एग्जांपल के उससे देखेंगे अपन ये कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम ऑप्शंस को। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करती है। आपके सामने क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा पार्ट मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमपी। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए, शिवपुरी लिखा हुआ है, इंदौर लिखा हुआ है, जबलपुर लिखा हुआ है और लिखा हुआ धुले। ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको पता है भैया शिवपुरी तो मतलब एमपी में है, इंदौर एमपी में, जबलपुर एमपी में, क्योंकि ये क्लियरली आपके सामने नाम ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्टली पता है। ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे इजीएस्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन टफ बनता है। और आखिरी में लिखा दूल्हे, जो कि पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूल्हे, क्योंकि ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में। अब यदि मैं इससे टफ क्वेश्चन की बात करता हूं, इसी क्वेश्चन को अपन टफ कैसे बनाते हैं वहां पर। अब मैंने बोल दिया 4 ऑप्शन आपके सामने बोल दिए, सीधी, कटनी, दूल्हे और उमरिया। यार इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी ऐसे नाम थे जो आपको बिल्कुल नोन है, बिल्कुल पता है, कहीं ना कहीं से नाम सुने। कई बार ऐसी चीजें होती है जैसे मैंने बोल दिया सीधी, कटनी, उमरिया और दूल्हे। अब हो सकता है सबने सीधी का नाम सुना हो, कटनी का नाम सुना हो, उमरिया का नाम सुना हो। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि इन्हें नहीं सुना हो, तो उनके लिए क्वेश्चन हो जाएगा टफ, क्योंकि ये इस ऑप्शन से तो वो क्वेश्चन बहुत इजी था उनके लिए, लेकिन इन ऑप्शंस के साथ वो क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए बहुत टफ। अब उन्हें समझ में नहीं आएगा कि दूल्हे भाई इसका राइट आंसर है, ये एमपी में नहीं है, ये महाराष्ट्र में। अब एक और क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 100, ऐसा कौन सा इंडियन क्रिकेटर था जिसने 100 स्कोर करा था। मैं ऑप्शन देता हूं, सचिन, सहवाग। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 100, ऐसा कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने 100 रन इंडिया में पहले बनाए थे। तो यहां पर ऑप्शन ये दिए रखे आपके सामने, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सिंह सहवाग, कपिल देव या फिर लाला अमरनाथ। अब आपके लिए बहुत आसान है एलिमिनेट करना। भैया सचिन तो बहुत बाद में आया, मतलब सचिन तो हो ही नहीं सकते, इंडियन क्रिकेट तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, ऐसा तो ही नहीं सचिन ने पहले सेंचुरी मारी थी। सहवाग भी नहीं हो सकते हैं, ये सचिन के साथ वाले खिलाड़ी है। कपिल देव भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत बाद के खिलाड़ी है, इंडियन क्रिकेट तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्लियर आप ऑप्शन लगा दोगे क्योंकि ये ऑप्शन सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। ये लाला अमरनाथ सही है आपके लिए, जिन्होंने सबसे पहले 100 स्कोर करे थे। लेकिन यदि मैंने इसी क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को अलग ऑप्शन के साथ पूछता हूँ, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 100, कौन सा क्रिकेटर है जिसने इंडियन क्रिकेटर है जिसने 100 सबसे पहले लगाई थी, सेंचुरी सबसे पहले लगाई थी। तो अब आपके सामने ऑप्शन है मोहिंदर अमरनाथ, चंदू बोर्डे, एमएल जयसीमा और आखिरी में लाला अमरनाथ। अब आपके लिए हो गया टफ, क्योंकि हो सकता है आपने सचिन का नाम सुना हो, सहवाग का नाम सुना हो, कपिल देव का नाम सुना हो, लाला अमरनाथ का नाम नहीं सुना हो। सुना भी हो तो आपको पता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि यार अमरनाथ तो था लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है लाला था या कौन था। तो यहाँ पर मोहिंदर अमरनाथ भी आ गए हैं, यहाँ पर चंदू बोर्डे भी आ गए, एमएल जयसिम्हा भी आ गए, लाला अमरनाथ आ गए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया टफ, क्योंकि ऑप्शन हो गए टफ। यहाँ पर ऑप्शन बहुत इजी थे, आप क्लियरली एलिमिनेट कर पा रहे थे, सचिन नहीं होगा, सहवाग नहीं होगा, कपिल देव नहीं होगा, 100% चांस थे लाला अमरनाथ होगा। यहाँ पर आपके पास चांस ही नहीं है। आपने एक चंदू बोर्डे को यदि एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास 33% चांस है कि आप उस क्वेश्चन को सही कर दोगे, क्योंकि अब आपको 3 क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना है कि मोहिंदर अमरनाथ होंगे, एमएल जयसिम्हा होंगे या फिर लाला अमरनाथ होंगे। तो इसका सही उत्तर लाला अमरनाथ है, तो आपको पता है इसलिए। तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन मैथ्स का बोलता हूँ, 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, आपके पास एक ऑप्शन आ रहे हैं -199, 199, 198 और 200, ये आपके पास ऑप्शन आ गए। है तो सेम, लेकिन आपको मैथ्स के रूल के हिसाब से पता है कि जो संख्या बड़ी है और वो माइनस में है तो उसका साइन माइनस आएगा, तो आप पहले ही उस आंसर को -199 लगा दोगे। यदि यही मैं ऑप्शन चेंज कर दूं, यहाँ -199, -198, -197, -200,
अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बना दिया अपन टफ, ऑप्शंस के थ्रू ये क्वेश्चन बन गया टफ, क्योंकि माइनस तो आपको पता था कि जो सबसे पहले जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ सब में माइनस है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब आंसर निकालना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन टफ बनता है। तो एलिमिनेट करना सीखो। अब आपको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, उतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगी कि आप एलिमिनेट भी कर पाए वहाँ पर। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की यही सबसे सही विधि होती है, ठीक है। तो कोई भी तुक्का लगाने के पहले आपको माइंड में ये सोचना जरूरी है कि क्या आप तुक्का लगाने के उस क्वेश्चन को लायक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, लेकिन सोच समझकर आपकी अच्छी बुद्धि से, पॉजिटिव थॉट से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। आपको हड़बड़ी में ए बी सी डी का पैटर्न नहीं बनाना है, बी का पैटर्न नहीं बनाना है, क्योंकि आपने यदि ये कर लिया तो आप मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, आप अपने नंबर खो रहे हैं। शांति से उस क्वेश्चन को पढ़िए, हो सकता है आपका पहला मन कह जाए कि नहीं ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन सही हो, तो शांति से यदि आप पेपर दोगे तो आप तुक्का भी सही लगा पाओगे। तो फर्स्ट आप बी पॉजिटिव रह के पेपर देने जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपके सभी डाउट तुक्के को लेकर हट चुके होंगे मन से, जो सही है उसको कैसे यूज करना है ये आपको पता होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।